सभी को नमस्कार। फ्री बायोलॉजी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखो, तो हम डायग्राम को देख चुके थे जो फीमेल गेमेटोफिलिटी या गेमेटोफाइट्स का जो डेवलपमेंट है वो किस प्रकार से होता है। तो हमने देखा था कि देखो कि जैसे एक जो 4 मेगास्पोर बनते हैं, मेगास्पोर, उसमें से आपको बताया था कि 3 मेगास्पोर तो क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, यानी विलुप्त हो जाते हैं। जबकि जो चौथा मेगास्पोर होता है वो क्या होता है, एक्टिव होता है, एक्टिव मेगास्पोर। और वो एक्टिव मेगास्पोर क्या करता है, आगे चलकर और फिर गेमेटोफाइट का निर्माण करता है। गेमेटोफाइट या फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर बदल जाता है। तो देखो वो किस प्रकार से होता है। जैसे ये जो ओवल है, यहाँ देखो ये निशान है, यहाँ इसको बोलते हैं बीजाणु द्वार। आपको बताया था ये कौन सा होता है, बीजाणु द्वार होता है। बाकी अन्य नाम आपको बताए हैं। यहाँ से क्या करता है कि जो फोर्थ जो एक्टिव मेगास्पोर है वो प्रवेश करते हैं। एक्टिव मेगास्पोर यहाँ से प्रवेश करता है। प्रवेश करने के बाद में और यहाँ की जाती है माइटोसिस, यानी इसको बोलते हैं समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होने के बाद में देखो यहाँ पर 2 सेल बनती हैं, इसको बोलते हैं 2 न्यूक्लियाई बनती हैं, 2 केंद्रक बनते हैं। आप इस प्रकार से बता सकते हो 2 केंद्रक बनते हैं। फिर देखो आगे चलने के बाद में करते हैं कि दो बार और अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है। 2 बार अर्धसूत्री विभाजन होने के कारण क्या होते हैं कि ये 2 न्यूक्लियाई होते हैं वो फिर देखो 4 न्यूक्लियाई के अंदर चेंज हो जाते हैं। इस प्रकार से 4 न्यूक्लियाई के अंदर बदल जाते हैं, क्योंकि 2 बार अर्धसूत्री विभाजन होने के कारण क्या है कि ये अलग अलग जाने के बाद में वो इस प्रकार से इनका अरेंजमेंट हो जाता है। हमें ये बताना है। फीमेल गेमेटोफाइट की यदि बात करें तो टोटल 8 केंद्रक बनते हैं। फिर देखो इनमें क्या होता है कि अरेंजमेंट होता है, यानी केंद्रकों की व्यवस्था। केंद्र की व्यवस्था में किस प्रकार से होती है। इसमें देखो 2 जो केंद्र होते हैं वो तो क्या होते हैं, सेंटर में आ जाते हैं। जो बीजाणु होता है उसके बीच में आ जाते हैं। तो वो देखो इस प्रकार से आते हैं, बीच में ये 2 यहाँ आ गए। ठीक है, आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से आ जाते हैं। फिर आगे चलने के बाद में क्या होगा कि 2 सेल आगे, 2 न्यूक्लियस आगे, टोटल 6 होना चाहिए। उसमें देखो 3 ऊपर की ओर आ जाएंगे, 3 ऊपर आ जाएंगे, 3 क्या होंगे, नीचे की ओर आ जाएंगे, 3 नीचे की ओर आ जाएंगे। टोटल देखो 8 केंद्र होते हैं। फिर देखो आगे चलने की बात करें तो इस प्रकार से फिर इनका विन्यास होता है। ये इनका विन्यास होता है इस प्रकार से। 2 देखो आपको बीच में दिखाई दे रही है और ये 3 एंटीपोडल सेल होती हैं। और इसके अंदर देखो एक सेल जो बड़ी होती है, जो कि 2 सेल होती हैं छोटी होती हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ये अरेंजमेंट होता है। ये तीनों क्या से सेल बनाती हैं, प्रतिमुखी कोशिकाएं। प्रतिमुखी कोशिकाएं इनको बोलते हैं एंटीपोडल सेल। बीच के अंदर 2 ध्रुवीय या पोलर न्यूक्लियाई, 2 ध्रुवीय केंद्रक या 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेरित होता है, ठीक है ना। इसमें देखो एक जो सेल होती है वो होती है एग सेल, यानी इसको बोलते हैं अंड कोशिका। ये एग सेल होती है। और इसके बाद में देखो जो एग सेल के पास में जो 2 सेल और पाई जाती हैं, इसके पास में 2 सेल और होती हैं, और ये दोनों सेल कौन सी सेल बन जाती हैं, साई कोशिकाएं।
इसको बोलते हैं सिनर्जिड सेल या साई कोशिका, साई कोशिका। और ये दोनों मिलकर यानी एग सेल और जो साई कोशिका दोनों मिलकर किसका निर्माण करती हैं, एंड उपकरण का निर्माण करती हैं। ठीक है, ये पूरा आपको डायग्राम बताना है। यदि एग्जाम के अंदर पूछी कि डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट, ये फीमेल गेमेटोफाइट का निर्माण या विकास किस प्रकार से होता है, तो आपको इस प्रकार से बताना है कि जो चौथा एक्टिव मेगास्पोर होता है उसमें माइटोसिस होता है। माइटोसिस होने के कारण इसके अंदर 2 केंद्रक बनते हैं। इसमें दो बार क्या होता है, मेयोसिस होता है, टोटल 8 केंद्रक बनेंगे। फिर इनमें केंद्रक का अरेंजमेंट किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से अरेंजमेंट होता है, तो इस प्रकार से अरेंजमेंट होगा कि आपको पता है भुजाएं के अंदर टोटल 8 सेल पाए जाते हैं। इसमें 2 सेल बीच में बनते हैं, उनको बोलते हैं ध्रुवीय केंद्रक या पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। जबकि नीचे की ओर एक सेल बड़ी तो उसको बोलते हैं एक्स सेल या एंड कोशिका, 2 इसके पास में सेल पाए जाते हैं उसको बोलते हैं साई कोशिका। ये दोनों मिलकर एंड उपकरण यानी बोलते हैं इसको एगोप्लेटस का निर्माण करती हैं। ऊपर की ओर जो सेल पाए जाते हैं उनको 3 सेल मिलते हैं, उनको बोलते हैं प्रतिनिधि कोशिका या इंग्लिश में बोलते हैं एंटीपोडल सेल। ये आपको याद रखना है। और ये आगे चल इसमें चेंज हो जाता है, फीमेल गेमेटोफाइट में चेंज होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। डायग्राम तो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो देखो अब डायग्राम आपको यदि आप डायग्राम यदि बताना चाहो तो वीडियो पॉज करके आप डायग्राम बता सकते हो। ये आपको डायग्राम बताना है। थ्योरी की यदि बात करें किस प्रकार से आपको थ्योरी लिखनी है, थ्योरी में आपको देखो वहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको क्या बताना है कि जो बीजांड में उपस्थित जो सक्रिय मेगास्पोर है, आपको थ्योरी किस प्रकार से लिखनी है, देखो बीजांड में उपस्थित बीजांड में उपस्थित सक्रिय मेगास्पोर यानी इसको होते हैं एक्टिव मेगास्पोर। सक्रिय मेगास्पोर में समसूत्री विभाजन से ये बड़ा था, ठीक है। समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन से 2 केंद्रक बनते हैं, 2 केंद्रक बनते हैं, ये आपको बता दिया था, ठीक है। 2 केंद्रक बनते हैं, समसूत्री विभाजन से 2 केंद्रक बनते हैं। एक केंद्रक ऊपरी की ओर होता है, एक केंद्रक ऊपर की ओर तथा दूसरा केंद्रक नीचे की ओर होता है, नीचे की ओर होता है। ये बात आपको बतानी है। समसूत्री विभाजन होगा होने के कारण 2 केंद्रक बनेंगे, एक ऊपरी की ओर एक नीचे की ओर। सेकंड पॉइंट आपको क्या लिखना है कि इसके बाद 2 बार अर्धसूत्री विभाजन होने से लिखना अर्धसूत्री विभाजन होने से कुल 8 केंद्रक बनते हैं, कुल 8 केंद्रक बनते हैं, जिसमें आगे चलने के बाद केंद्रकों की व्यवस्था होनी शुरू हो जाती है, उसके बाद में जो टोटल 8 केंद्रक बनेंगे, तो केंद्रकों का जो अरेंजमेंट होगा, किस प्रकार से उनकी व्यवस्था होगी, वो जो आपको बताया कि बीजांड केंद्र आपको बताया था। अगला पॉइंट आपको क्या लिखना है कि देखो अर्धसूत्री विभाजन होगा, 8 केंद्रक बनेंगे, फिर कोशिका के बीच में और 8 में से 2 ध्रुवीय केंद्रक तथा
तीन सेल यानी कोशिका, तीन कोशिका ऊपर की ओर तथा तीन सेल, तीन कोशिका नीचे की ओर विन्यासित हो जाती है, नीचे की ओर व्यवस्थित हो जाती है, व्यवस्थित हो जाती है, ठीक है। ये लिखना, यानी फिर कोशिका के बीच में दो ध्रुवीय केंद्र बन जाते हैं, तीन ऊपर की ओर होते हैं, तीन सेल नीचे की ओर बन जाती है। ये आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद में देखो आपको क्या लिखना है, दो ध्रुवीय केंद्र होते हैं, ऊपर वाले तीन सेल, ऊपर वाली तीन कोशिका एंटीपोडल सेल, या आप लिख सकते हो प्रतिमुखी कोशिकाएं आती हैं, प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं, या उसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल होती है, प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं। तथा नीचे वाले से तीनों सेल, नीचे वाले तीन सेल में से कोशिका में से एक अलग कोशिका जो आकार में बड़ी होती है, आकार में बड़ी होती है, आपको ये बताना है, ठीक है। आकार में बड़ी होती है तथा दो साई कोशिकाएं होती हैं, ये आपको लिखनी है, ठीक है। दो साई कोशिकाएं होती हैं। फिर आप नीचे एक लाइन आपको लिखनी है, आप क्या लिखोगे इसके बाद में कि फिर ये सेल, ये कोशिका, फिर ये कोशिका यानी एग सेल आगे चलकर फीमेल गेमेटोफाइट, ये इसको बोलते हैं, आपको पता है मादा युग्म कोद्वीप, फीमेल गेमेटोफाइट मादा युग्म कोद्वीप, ठीक है ना। इंग्लिश में लिख दिया मैंने, फीमेल गेमेटोफाइट में बदल जाती है, आपको ये इतनी चीज़ बतानी है, ठीक है ना। आपको इतनी चीज़ बतानी है कि जो मादा युग्म कोद्वीप होता है इसका निर्माण किस प्रकार से होता है, डायग्राम आपको बताते हैं, ठीक है ना। ये आपको थोड़ी लिखनी है, एग्जाम के अंदर पूछे तो, ठीक है। अब देखो इसके अंदर एक दो टॉपिक और हैं, वो छोटे छोटे टॉपिक हैं, ज़्यादा उसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है ना। मेन टॉपिक इसके अंदर हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद में जो अगला हमारा चैप्टर रहेगा वो देखो टाइम मिलेगा तो करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगला जो चैप्टर रहेगा वो हमारा रहेगा 3 नंबर, ठीक है। 3 नंबर में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है कि चैप्टर के अंदर एक तो पोलिनेशन है, इसको बोलते हैं परागण, एक फर्टिलाइजेशन है, एक एम्ब्रियो के बारे में, ठीक है ना। तो उस चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जो कौन कौन से टॉपिक हैं जो बहुत ही मोस्ट हैं वो आपको देखने हैं। तो इसके अंदर देखो अलग अलग हैं, इसमें एक तो परागण है, निषेचन है, भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म है, और एक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, या बोलेगा परागण है, निषेचन है, एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट 2 नंबर चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो एक दो टॉपिक और बता दें, हम टाइम मिलेगा, ठीक है ना। तो देखो चैप्टर नंबर 3, एक तो परागण, ठीक है, परागण है, इसके अलावा निषेचन है और भ्रूणपोष है, और इसके अलावा परागण, निषेचन, भ्रूणपोष, और एक टॉपिक हो रहा है भ्रूण का परिवर्धन, भ्रूण का परिवर्धन। ये 3 नंबर चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3।
परागण यानी पोलिनेशन, फर्टिलाइजेशन निषेचन, एंडोस्पर्म और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो यानी भ्रूण का परिवर्तन। ये देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको दिखाई दे रहा है परागण, निषेचन, भ्रूणपोष और भ्रूण का परिवर्तन। ठीक है, तो इसमें देखो आज हम फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो के थंबनेल में आपको चैप्टर नंबर 3 दिखाऊंगा डायरेक्ट, ठीक है, सीधा, क्योंकि आप उसमें पढ़ सके। कल हमने वीडियो में डिस्कस कर लिया था, आज उसके बारे में आपको थोड़ी बता दी है। आज के वीडियो में जो फीमेल गेमेटोफाइट की जो थ्योरी होगी वो आप अलग जिसमें लिखना, वो चैप्टर नंबर 2 के अंदर है। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा आज का वो होगा चैप्टर नंबर 3, जिसमें पोलिनेशन, परागण को इंग्लिश के अंदर कहते हैं पोलिनेशन, ठीक है ना। पोलिनेशन, परागण, फर्टिलाइजेशन इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन में निषेचन, एंडोस्पर्म होता है, भ्रूणपोष होता है, इसको बोलते हैं एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म भ्रूणपोष, और भ्रूण का परिवर्तन होता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो 3 नंबर चैप्टर का नाम है परागण, निषेचन, भ्रूणपोष और भ्रूण का परिवर्तन, ठीक है। अब देखो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फर्टिलाइजेशन, निषेचन, परागण, निषेचन, भ्रूणपोष और भ्रूण का परिवर्तन, भ्रूण का परिवर्तन, ये चैप्टर का नाम है, ठीक है। आज का जो टॉपिक रहेगा वो होगा निषेचन, निषेचन इसको इंग्लिश में बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, तो आपको फर्टिलाइजेशन की परिभाषा याद होनी चाहिए कि जब मेल और फीमेल आपस में मतलब संयुक्त रूप से होते हैं, या मेल और फीमेल का जो गैमेट का सृजन होता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, मेल और फीमेल का जो मतलब हम कह सकते हैं कि संलयन होता है, तो उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब फर्टिलाइजेशन के यदि बारे में देखें तो वैज्ञानिक थे स्ट्रोसबर्गर, उन्होंने क्या किया कि इसकी खोज की थी। तो एंजियोस्पर्म जो प्लांट्स होते हैं उसके अंदर फर्टिलाइजेशन किस प्रकार से होता है, यह आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन के बारे में आपको कौन कौन सी मेन चीज़ें आप लिखनी है, तो डेफिनेशन आपको लिखनी है, नर तथा मादा युग्मकों का संयोजन, नर तथा मादा युग्मकों का संयोजन, नर तथा मादा युग्मकों का संयोजन निषेचन कहलाता है, निषेचन कहलाता है। ये इसी डेफिनेशन है, ठीक है। नर तथा मादा युग्मकों का जो संयोजन है वो क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। अब देखो आपको कौन कौन से बताने कि किस किस इनकी खोज हो चुकी है। एक तो डेफिनेशन आप बता सकते हो, ठीक है ना। मेल एंड फीमेल गेमेटो जो गेमेट होते हैं उनका संयोजन क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। अब देखो निषेचन की खोज, ये मेन बात है, निषेचन की खोज स्ट्रोसबर्गर नामक वैज्ञानिक थे, स्ट्रोसबर्गर नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1884 के अंदर की थी, 1884 में, ठीक है। स्ट्रॉन्ग थर्ड पॉइंट आपको लिखना है, निषेचन की खोज, निषेचन की खोज कौन से प्लांट के अंदर थी, आपको ये बताना है। निषेचन की खोज लेलियम पादप में, लेलियम प्लांट में स्ट्रोसबर्गर ने की थी, स्ट्रोसबर्गर ने की थी, आपको ये बताना, ठीक है। 3 मेन चीजें हैं इसके अंदर, एक तो नर तथा मादा युग्मकों का संयोजन क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। एक तो डेफिनेशन आप ये बता सकते हो, नर और मादा युग्मकों का जो संयोजन है वो क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। या बता सकते हो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट
के फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन आप एक ही याद रख लेना, वो इजी होगी। यदि आप दूसरी डेफिनेशन लिखना चाहो तो एक डेफिनेशन आपको बता सकते हो, यानी प्रीवियस आप लिख सकते हो। वो आपको क्या बताना है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है, प्लांट्स के अंदर बात करें तो कैसे होता है, ठीक है ना, परिभाषा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल और तथा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है ना, इन दोनों का जो संयोजन है वो क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनका जो मतलब संलयन है, आपका लिखना है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्लांट्स का कौन सा होता है, एंड्रोशियम होता है जो मेल होता है, तथा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो कहता है डायमेंशन होता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तथा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फ्यूजन का मतलब है संलयन यानी मिलना, ठीक है ना। फ्यूजन क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है, फर्टिलाइजेशन या इसको बोलते हैं निषेचन कहलाता है, निषेचन कहलाता है। आप वही बात ध्यान रखिए। तो आप दोनों डेफिनेशन में से क्वेश्चन कर सकते हो, या तो नर तथा मादा युग्मकों का सृजन निषेचन कहलाता है, बहुत ही डेफिनेशन है, पूरे नंबर मिलेंगे। ये भी नहीं कि आपको नंबर काट लिए जाएंगे। निषेचन की खोज नहीं, एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर निषेचन की खोज किसने की थी, क्योंकि जो हमारे जो आसपास के जो प्लांट्स होते हैं वो एंजियोस्पर्म होते हैं, स्ट्रॉसबर्गर ने की थी 1884 में इसको खोजा था। निषेचन की खोज की बात करें तो लिलियम प्लांट्स के अंदर इसकी खोज हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी खोज लिलियम प्लांट में स्ट्रॉसबर्गर ने की थी। सेकंड डेफिनेशन आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो। बात एक है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फ्यूजन यानी संलयन कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है, या इसको होता है निषेचन कहलाता है। अब यदि हम बात करें तो एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर किस प्रकार से होता है, आपके दिया गया कि एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर में किस प्रकार से इसका सृजन होता है, किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये आगे मतलब जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स में निषेचन की प्रक्रिया है किस प्रकार से होती है, यानी किस प्रकार से फलन पाए जाते हैं, क्या प्रोसेस होती है। तो हम देखो डायग्राम के थ्रू है तो समझ सकते हैं। ये बात आपको याद हो गई होगी। अब देखो आपको डायग्राम कौन सा ध्यान रखना है, डायग्राम देखो डायग्राम दिखाई दे रहा है, शायद आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है। इसके अंदर देखो कॉलम में पाए जाते हैं। देखो मैं रफली बना रहा हूँ डायग्राम, तो डायग्राम में तो बहुत देखो टाइम लगता है, रफली समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। इसके अंदर देखो ऊपर की ओर दो रंग की दिखाई दे रही है, ये बोलते हैं दो दिखाई दे रही है, उसको बोलते हैं पोलन ग्रेन, ठीक है ना। पोलन ग्रेन आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, ठीक है ना। देखो ये पोलन ग्रेन होते हैं, आप लिख सकते हो पोलन ग्रेन, प्राग अंगोनियम कह सकते हो आप, ठीक है ना। ये ऊपर वाले तीन साइड कौन सी होती हैं, प्रतिमुखी कोशिकाएं, ये दो ध्रुवीय केंद्रक होते हैं, ठीक है ना। ये पार्ट कौन सा आता है,
ये बीच वाला पार्ट कौन सा होता है, इसको बोलते हैं बीजांडकाय। हमने पढ़ा था ये बीजांडकाय होता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ये इंटेगुमेंट है, ये अध्यारों होता है, अध्यारों होता है, ठीक है। ये ऊपर वाले सेल कौन सी सेल होती है, ऊपर वाले कौन सी सेल होती है, एक्स सेल होती है, इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्म, यानी ये एक्स सेल होती है। ये आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, सेकेंडरी न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है ना। ये बीजांड है, बाल की संरचना कौन सी होती है, ये आपको पूरी आपको बताई हुई है मेरे बीजांड के अंदर कि ये एक्स सेल होती है। अब इसमें बताएं, इसको बोलते हैं अंडकोशिका, अंडकोशिका, एक्स सेल अंडकोशिका होती है, ये आपको बताया था, ठीक है। बड़ी सेल होती है और अंडकोशिका होती है। दो पास के में जो सेल होती हैं उनको बोलते हैं साइकोशिका, साइकोशिका। ये दोनों मिलते हैं तो अंड उपकरण का निर्माण करते हैं, अंड उपकरण का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब देखो ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाता है, इसका स्टिग्मा, इसे या क्योंकि फीमेल के अंदर हम देखें तो ऊपर वर्तिकाग्र कहलाता है। आप हिंदी में लिख सकते हो वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। बीच वाला पार्ट कौन सा कहलाता है, वर्तिका, जो बहुत ही पतला होता है। और ये पार्ट कौन सा कहलाता है, अंडाशय, अंडाशय कहलाता है। और बीच के अंदर ये क्या पाया जाता है, बीजांड, बीजांड, ये इसको बोलते हैं ओविल, ओविल प्रेजेंट होता है। या वो नाम लिखवाए हैं कि वो कौन सा कहाँ पर प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है। अब देखो जो एंड भी आपको बताए हैं, ठीक है ना, कहाँ पर कौन सा एंड प्रेजेंट होता है। अब देखो ये जो सेल है, ऊपर वाला कौन सा एंड होता है, आपको बताया था बीजांड के अंदर कौन सा एंड होता है, निभाग। ये ऊपर को निभाग होता है, अधावरण बताया जाएगा आपको, अधावरण इसको बोलते हैं, इसमें इंटेग्रोमेंट, इंटेग्रोमेंट या अधावरण आपको बताया, आपको डायग्राम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ये अधावरण होता है, देखो इंटेग्रोमेंट। ये नीचे वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट इसको बोलते हैं बीजांड द्वार, बीजांड द्वार, ये बीजांड द्वार होता है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो ये दो मेल यूनिट पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं नरी युग्मक, नरी युग्मक। और ये क्या है, पराग नलिका, ये उसको बोलते हैं पोलन ट्यूब। अब देखो इस डायग्राम के अंदर हम देखें एंजियोस्पर्म यानी फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म, डायग्राम का नाम है फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म। ये नाम आपको स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। ये आपको बताते हैं ये पोलन ट्यूब होती है, किस प्रकार से ये माइक्रोप्लांट से एंटर करती है बीजांड के अंदर, किस प्रकार से एंटर करती है। दो मेल यूनिट होते हैं इसके अंदर, ये दोनों मेल यूनिट क्या करते हैं कि किस प्रकार से फ्यूज होते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है ना। ये होती है पोलन, पोलन ट्यूब, प्रागनलिका। ये यहाँ से बीजांड द्वार से प्रेस करती है और फिर क्या होती है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो आपको डायग्राम में नीचे नाम लिखना है, चित्र आवर्त उत्पादों में निषेचन, आवर्त बीजी पादपों में निषेचन, यह आपको डायग्राम का नाम लिखना है, आवर्त बीजी पादपों में निषेचन। ये इस प्रकार से इसमें निषेचन की क्रिया होती है, यह आपको बताना है, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको बताना है कि इसके अंदर बीजांड प्रेजेंट होता है, किस प्रकार से पोलन ट्यूब आती है, मेल यूनिट फ्यूज होते हैं, फ्यूज होने के बाद में सॉरी माइक्रोप्लांट से एंटर करती है, फिर फ्यूज होते हैं। एक मेल यूनिट कहाँ जुड़ता है, जो दो पोलर न्यूक्लियाई होती हैं वहाँ से जुड़ता है, जबकि जो दूसरा होता है वो किसके साथ जुड़ता है, एक्स सेल के साथ जुड़ता है। फिर डबल फर्टिलाइजेशन और फ्यूजन की प्रोसेस होती है। मेल यूनिट किस प्रकार से एंटर करती है, तो बीजांड द्वार से एंटर करती है और ये क्या दोनों मेल यूनिट फ्यूज होते हैं। इस प्रकार से पूरी प्रोसेस होती है, इसको बोलते हैं आवर्त बीजी पादपों में जनन। अब इसके देखो स्टेप्स होते हैं, स्टेप के अंदर फर्स्ट क्या होगा कि जो कोई भी पोलन ट्यूब आएगी वो सबसे पहले जैसे यहाँ पर मतलब जो पोलन ग्रेन होते हैं उनको लेने के बाद में यहाँ पर शुगर जो पोलन ट्यूब पर फटती है, फटने के कारण की अनेक प्रकार की जो प्रक्रियाएं होती हैं वो होती हैं। सबसे पहले इसके अंदर देखो जर्मिनेशन होता है, यानी जो पोलन ग्रेन होते हैं, पोलन ग्रेन, ठीक है, उनका जर्मिनेशन होता है स्टिग्मा पर। तो फर्टिलाइजेशन के समय पोलन ग्रेन किसी माध्यम के द्वारा स्टिग्मा पर पहुंचकर जो शुगर लाइक स्ट्रक्चर होती है वो मतलब फूल जाते हैं। इस प्रकार के जो पोलन ग्रेन होंगे वो क्या होंगे, फूल जाएंगे। यानी हम कह
सकते हैं कि गुब्बारे लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, गुब्बारे लाइक स्ट्रक्चर संरचना में बदल जाती है। तो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है उसके अंदर फर्स्ट प्रोसेस होगी जर्मिनेशन ऑफ ए पोलन ग्रेन, या हम हिंदी में लिख सकते हैं जो परागण का जो अंकुरण होता है वो किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि जो फर्टिलाइजेशन के समय जो परागण होते हैं उनका अंकुरण किस प्रकार से होता है। तो परागण का जो अंकुरण है वो क्या होगा कि यहाँ से ये मतलब स्टिग्मा पर रहेंगे, इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र रहेंगे। तो पोलन ग्रेन होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पर शुगर का जो लिक्विड होता है उसको अवशोषित करेंगे, अवशोषित करने के बाद में पोलन ग्रेन क्या होंगे, फूल जाएंगे और गुब्बारे लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे। ठीक है ना, यहाँ को इतना रखना, पराग कणों का अंकुरण ये फर्स्ट स्टेप होती है। एंड किस प्रकार से कणों का अंकुरण होता है, तो इसमें आपको बताते हैं कि गुब्बारे लाइक हो जाते हैं और मतलब जो पोलन ग्रेन है वो क्या होती है, फट जाती है। फटने के कारण इसमें अलग अलग प्रकार से ये दिखाई देते हैं। ठीक है, यहाँ देखो जो मतलब पोलन बाहर निकलते हैं जो पोलन ग्रेन, तो इसको एक नली, जो पराग नली का होती है इसको एक नली के नाम से जानते हैं, ये आपको बताना है। तो डायग्राम आपको समझ में आ गया, इसके बाद हम प्रोसेस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो डायग्राम आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देखो निषेचन के अंदर ये आपको डायग्राम बनाना है, आप मुझे बात में निषेचन देखो प्रोसेस, निषेचन की विधि, प्रोसेस या कहते हैं निषेचन की विधि या फर्टिलाइजेशन ऑफ प्रोसेस। उसके अंदर फर्स्ट है पराग कणों का अंकुरण, परागकणों का अंकुरण यानी जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। ठीक है ना, ऑन स्टिग्मा, यानी स्टिग्मा के अंदर किस प्रकार से इनका जर्मिनेशन होता है वो आपको ध्यान में रखना है। जर्मिनेशन या आप सीधा लिख सकते हो, तो वहाँ पर आपको बताया स्टिग्मा के अंदर होता है, या तो आप इस प्रकार से मतलब परागकणों का अंकुरण यानी जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब ऑफ स्टिग्मा के अंदर, तो परागकणों का अंकुरण वर्तिकाग्र पर, ये आपको लिखना है। तो फर्स्ट स्टार्टिंग हमारी होगी परागकणों का अंकुरण वर्तिकाग्र, ये इस प्रकार से तुम लिख सकते हो जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा, ये इसमें इंग्लिश में। ठीक है ना, जर्मिनेशन यानी अंकुरण होता है, पोलन ग्रेन यहाँ परागण होते हैं और स्टिग्मा क्या होता है, यहाँ पर वर्तिकाग्र होती है, ये आपको बताना है। तो इसके अंदर देखो क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन होते हैं, पोलन ग्रेन वो क्या करते हैं कि इसकी ऊपर की ओर मतलब शुगर लाइक लिक्विड पाया जाता है, ये क्या करते हैं, इसको अवशोषित करते हैं। अवशोषित करने के कारण आपको डायग्राम में बताता है कि ये गुब्बारे लाइक यानी इस प्रकार से गुब्बारे लाइक संरचना बना लेते हैं, इस प्रकार से। ठीक है ना, बनाने में बाद में क्या करते हैं, फूल जाते हैं यानी गुब्बारे की तरह हो जाते हैं और जर्मपोर के द्वारा इंटेंटाइन को एक पोलन ग्रेन या ट्यूब के रूप में बाहर निकालते हैं। इसी मोनोसाइटोसिस परंतु पोलन ग्रेन 2 से अधिक पोलन ट्यूब का निर्माण कर लेते हैं। कभी कभी क्या होते हैं, जो पोलन ग्रेन होते हैं मेनली जो परागनलिका होती है, पोलन ट्यूब होती है, परागनलिका एक ही होती है, परागनलिका या पोलन ट्यूब होती है। पोलन ट्यूब का निर्माण होता है आपको बताया था। ठीक है ना, ऊपर के गुब्बारे लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसमें प्लांट्स में क्या करते हैं, पोलन ग्रेन। देखो थोड़ी लिखने का तरीका आपको ये ध्यान रखनी है, इसके अंदर आप देखो किस प्रकार से लिखोगे, तो आपको लिखना एडिंग के अंदर जनरेशन ऑफ पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि आउटरीच पादपों में वर्तिकाग्र पर ऊपर की ओर शुगर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, शुगर लाइक लिक्विड पाया जाता है। उस शुगर लाइक लिक्विड को पोलन ग्रेन अवशोषित कर लेते हैं
और अवशोषित करने के बाद में क्या होते हैं, फूल जाते हैं। इस प्रकार से वो स्ट्रक्चर बना लेते हैं, फूल जाती है, गुब्बारे लाइक संरचना बना लेते हैं, फूल जाते हैं। ठीक है ना, ये आपको बताना है, गुब्बारे लाइक संरचना बना लेते हैं, ये बताना। फिर ये संरचना आगे चलकर इंटेंटाइन या जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी के रूप बाहर निकालते हैं। यदि मेनली का भी प्राइमरी का एक होती है, ठीक है ना, तो एक प्राइमरी का निकलती है तो उसको बोलते हैं मोनोसाइक्लोनस, जिसको बोलते हैं एक प्राइमरी के होते हैं, एक प्राइमरी। ठीक है, एक प्राइमरी होती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है दो से अधिक प्राइमरी का निकलती है, उसको बोलते हैं बहुप्राइमरी। ये आपको थ्योरी के अंदर लिखना है, बहुप्राइमरी। फिर इसके जो एग्जाम्पल यदि आप पूछ लिए जाते हैं तो आपको एग्जाम्पल बतानी है, कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं इसके अंदर, ये अलग अलग पाई जाती है। ठीक है ना, तो इसकी जो देखो लंबाई है, जो प्राइमरी की लंबाई वो वर्टिकल की लंबाई होती है, उस पर डिपेंड करती है। ये आपको समझ में आएगा। देखो फीमेल के अंदर आप पढ़े थे जान, इसको बोलते हैं गायनोशियम, ये आपको स्ट्रक्चर बताई थी। इसमें देखो ऊपर की ओर ये पोलन, इसको बोलते हैं पोलन ग्रेन प्रागण। ठीक है ना, ऊपर वाला पार्ट कौन सा था, वर्टिकल, इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको स्टिग्मा, ये आपको याद रखनी है स्टिग्मा। ये बीच वाला पार्ट एक पतला पार्ट होता है, नली के समान या ट्यूब के समान संरचना होती है, इसको बोलते हैं वर्तिका। और ये वर्तिका जो पोलन ट्यूब होती है, पोलन ट्यूब की जो लंबाई होती है, यानी जो प्रागनलिका है पोलन ट्यूब, इसकी जो लंबाई होती है वो वर्तिका की लंबाई पर निर्भर करती है, यानी जितनी इसकी लंबाई होगी उतनी ही इसकी लंबाई होगी। और ये नीचे वाला पार्ट कहलाता है अंडाशय, इंग्लिश में बोलते हैं ओवरी, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टाइल। ये तीनों पार्ट होते हैं और ये मिलकर किसके अंदर बदल जाते हैं, ये जो गायनोशियम के अंदर चेंज हो जाते हैं, गायनोशियम इसको बोलते हैं जायन के अंदर बदल जाते हैं। और इसके बीच में आपको बताया था, बीच के अंदर क्या पाए जाते हैं, ओवेल यानी बीजाणु मिलते हैं। तो ये भी बता दें कि बीजाणु आगे चल किस में बदल जाते हैं, बीज में। ये इसको बोलते हैं किस में चेंज हो जाते हैं, सीड में, और इसमें चेंज हो जाती है फ्रूट में, ये हम बोलते हैं फल के अंदर चेंज हो जाती है। तो ये संरचना आपको ध्यान रखना है। फिर देखो आगे चलने के बाद क्या होगा कि जो पोलन ट्यूब होती है उसकी जो लंबाई है वो वर्तिका की लंबाई पर निर्भर करेगी। यह बात आप देखते हैं मक्का के अंदर यदि हम बात करें, मक्का के अंदर आपको देखा है, मक्का के अंदर बात करें तो 450 जो इसकी जो लंबाई होती है वो मक्का के अंदर 450 मिमी या बोलते हैं mm तक होती है, 450 mm तक होती है। या आपको लिखना है 450 mm तक होती है मक्का के अंदर इसके लंबाई। ठीक है, फिर इसके बाद में आपको इसके एग्जाम्पल लिखने हैं। तो एग्जाम्पल है कुकुरबिटेसी कुल या मालवेशी कुल। मालवेशी कुल के अंदर इस प्रकार की जो कैसे प्रोसेस मिलती है, यानी प्रागण इस प्रकार से होता है। एक और बता सकते हो आप, मालवेशी कुल के अलावा कुकुरबिटेसी कुल के जो सदस्य होते हैं, कुकुरबिटेसी कुल के सदस्य वहाँ पर भी इसका इनका प्रोसेस का निर्माण होता है, इसके इनका निर्माण होता है। तो एग्जाम्पल है कि मालवेशी कुल और कुकुरबिटेसी कुल, ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं, मालवेशी कुल और कुकुरबिटेसी कुल। अब इसके अंदर देखो आगे दूसरी प्रोसेस आएगी, वो इसका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। ये फर्स्ट है जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा, और इसके अलावा दूसरी प्रोसेस हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।